स्पेसएक्स हाल ही में रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है अपने न्यू प्रोटोटाइप रॉकेट स्टारशिप पे। फैक्ट की बात करें तो उनका रीसेंट SN9 लॉन्च था। अगर आप ध्यान से देखते हो उसको तो आप SN10 को भी देख सकते हो जो कि अगला लॉन्च होने वाला था। तो ये चीज़ तो क्लियर है, स्पेसएक्स जो है स्टारशिप पे स्टारशिप लॉन्च करे जा रहा है। और इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि जो रेगुलेशन और टेस्टिंग प्रोसेस है वो उनका बॉटलनेक है, ना कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस। तो किस तरह से स्पेसएक्स जो है स्टारशिप रॉकेट इतनी जल्दी से बना पा रहा है। अगर शुरुआत करें तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है रॉकेट बनाने में वो है फंडिंग को सोर्स करना। हमें ये नहीं पता कि स्पेसएक्स क्या प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक कंपनीज की तरह तो नहीं निकालते। हो सकता है ये पॉसिबल है कि वो ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी को चूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने सारे जो प्रॉफिट है वो कमर्शियल लॉन्चेस से लेके जो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाते होंगे। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि स्पेसएक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर है, तो ऐसा लगता है कि वो अपने सारे प्रॉफिट स्टारशिप पे लगाता है। अपने इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी को हटाया जाए तो स्पेसएक्स ने पिछले 2 दशक इस पॉइंट पे अपनी एबिलिटी को इनोवेट करने की और उनकी रिलायबिलिटी को प्रूव करने में लगा दी है। इसके रिजल्ट की वजह से ही काफ़ी आसान है स्पेसएक्स के लिए और भी ज़्यादा पैसे जुटाना अब जब भी उनको मदद की ज़रूरत हो। और पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट ने कहा कि स्पेसएक्स ने $850 मिलियन भी उठाए थे, जिससे उनकी वैल्यूएशन $74 बिलियन हो गई। एक और चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि जो मेजॉरिटी स्टेक है जो फाउंडर है उनके इलॉन मस्क के पास है, जो कि दुनिया के पहले और दूसरे सबसे अमीर इंसान के ऊपर नीचे वाली लिस्ट में आ रहे हैं। तो इन्वेस्टर जो स्पेसएक्स में है उनको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो अगर केस बेकार भी हो जाता है तो इलॉन जो है वो टेस्ला के शेयर्स को लिक्विडेट कर देंगे स्पेसएक्स को ज़िंदा रखने के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हो स्पेसएक्स जो है वो हालांकि प्रॉफिटेबल हो सकता है, मगर जो उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और उसकी मैसिव इन्वेस्टर क्रेडिबिलिटी है, इसके वजह से जो भी सारी चीज़ें उसके पास अनलिमिटेड फंडिंग पावर्स हो जाती है। मगर उनके पास इतनी ज़्यादा फंडिंग पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके ऊपर केयरलेस है। और ये हमें लेके आता है स्पेसएक्स के चॉइस ऑफ मटेरियल्स उनके स्टारशिप के लिए, क्योंकि स्पेसएक्स के एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि जो सारे रॉकेट्स हैं उन्होंने एल्यूमिनियम और टाइटेनियम या फिर किसी तरह के कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया है। ये ओरिजिनल जो केस था स्टारशिप के साथ भी था, मगर 2019 की शुरुआत में स्पेसएक्स ने डिसाइड किया कि स्टेनलेस स्टील है वो ज़्यादा अच्छी चॉइस रहने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न थे। उसके सबसे ज़्यादा बड़ा था कॉस्ट। इलॉन मस्क बताते हैं कि कार्बन फाइबर की कॉस्ट $135 हर किलोग्राम पे आती है और उसमें 35% जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है। जो हर किलोग्राम कार्बन फाइबर है जो वो अपने फाइनल रॉकेट में लगाते हैं वो $200 से ऊपर का चला जाता है। वहीं पे स्टेनलेस स्टील सिर्फ $3 पर किलोग्राम का आता है। और इसी के साथ साथ जो कॉस्ट सेविंग्स है वो तो ऑब्वियस है और ये भी बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से स्पेसएक्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता है फ्रीली, क्योंकि वो सिमुलेशन चलाकर कंप्यूटर में जहाँ पे कुछ अनजाने वेरिएबल्स फैक्टर प्ले नहीं करते, स्पेसएक्स जो है वो आगे बढ़ के रियल लाइफ प्रेशर टेस्ट कर सकता है जब तक वो फेल नहीं हो जाए। और इसी के साथ साथ एक्सट्रीमली चीप मटेरियल जो है उसकी वजह से स्पेसएक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा असली डेटा जमा कर सकता है और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकता है, और उसमें भी ज़्यादा उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। और आगे बढ़ते हुए स्टेनलेस स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है कार्बन फाइबर से, क्योंकि इलॉन मस्क ने ये कहा कि एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर है वो दोनों ही 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं हीट में, और आप जो है उसे 200 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जा सकते हो, मगर वो लिमिट हो जाती है। मगर स्टेनलेस स्टील के साथ ये है कि इलॉन मस्क भी ये कहते हैं कि वो टेम्परेचर अप टू 820 से 870 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि रॉकेट्स को काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कम टेम्परेचर्स को झेलना पड़ता है अपनी फ़्लाइट के दौरान। अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे बड़ा सीरियस इशू था जो कंस्ट्रक्टिंग और रिफर्बिशिंग करने में था स्पेस शटल को, वो था उसकी हीट शील्ड का, क्योंकि हर हीट शील्ड को बांध कर दोबारा इंस्पेक्ट करना पड़ता था और रिपेयर करना पड़ता था, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था क्योंकि स्पेस शटल के ऊपर 21,000 से ज़्यादा हीट शील्ड्स होती थी। और इसी के साथ साथ क्योंकि स्पेस स्टारशिप के जो एक्सटीरियर है वो खुद काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है ज़्यादा टेम्परेचर का, स्पेसएक्स को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी पड़ती हीट के हिसाब से। इलॉन मस्क ने ये भी सजेस्ट किया है कि ट्रांसपिरेशन बेस्ड कूलिंग जो है वो स्टारशिप को ठंडा रखने में काफ़ी सही रहने वाली है, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता है कि स्टारशिप के बाहर 2 स्टेनलेस स्टील लेयर्स होती है और वाटर कूलिंग लिक्विड होता है उन दोनों के बीच से जाता हुआ, तो इसके वजह से तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ईजी है इंस्टॉल करने से हज़ारों हीट शील्ड टाइल्स को, इसकी वजह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। इसके बाद हमारे पास स्पेसएक्स के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आ जाती है, क्योंकि यूजुअली जो है रॉकेट्स काफ़ी क्लीन इन्वायरमेंट से बनते हैं जिसमें डेडिकेटेड बड़ी सारी मशीनरी लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम को करती है। ये हालांकि
काफ़ी मददगार हो जाता है, मगर ये एक्स्ट्रा काम को भी जोड़ देता है। इंजीनियर को ना कि सिर्फ रॉकेट को डिज़ाइन और मेंटेन करना पड़ता है, मगर उनको डिज़ाइन और मेंटेन करना पड़ता है उस मशीन को जो कि रॉकेट को बनाती है। इसी के साथ साथ जो रॉकेट कंपनी है, ना तो उसको सिर्फ रॉकेट को फंड करना पड़ता है, मगर जो मशीन रॉकेट को बनाती है, असेंबल करती है रॉकेट के पार्ट्स को, उसे भी देखना पड़ता है। और स्टारशिप के साथ भी ऐसा केस नहीं है। मगर स्पेसएक्स बड़ी मोल्डिंग मशीन या बड़े 3D प्रिंटर्स को स्टारशिप के पार्ट बनाने में इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक स्टेनलेस स्टील को लेकर उसके फ्लैप्स और नोज कोन बनाना है। और उसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन होता है वो डे लाइट में होता है, जो कि सारे एलिमेंट्स के नीचे होता है। जो प्रोटोटाइप्स हैं उन्हें बारिश, ज़्यादा तेज़ हवाएं और साथ ही साथ ट्रॉपिकल स्टॉर्म का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बोका चिया जो है वो ओशन के जस्ट साइड में है। और इसी के साथ साथ जो बड़ी बड़ी क्रेन्स है जो मूव करने में काम आती है कंपोनेंट्स को, उसके अलावा कोई भी फैंसी मशीनरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो वेल्डिंग कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील के रिंग्स की खुले में। स्पेसएक्स जो है इस एडवांटेज लेता है स्पाइरल वेल्डिंग का, क्योंकि जो एक्सटीरियर वॉल है स्टारशिप की वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। जो स्पेसएक्स है इसी वजह से प्रोटोटाइप्स लॉन्च करा है जो कि हाथ से वेल्ड किए गए हैं। और हालांकि उसमें सेफ्टी कंसर्न्स तो आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि अब इतना क्लियर नहीं है कि रॉकेट्स कितने ज़्यादा ड्यूरेबल है। मगर जो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाता है। तो एक और बड़ा जो मेथड है स्पेसएक्स यूज़ करता है अपने डेवलपमेंट के टाइम को, मैन्युफैक्चर के टाइम को छोटा करने में, वो है एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट करते हुए। स्पेसएक्स काफ़ी बड़ा फ़ैन है अपने इटरेटिव डिज़ाइन प्रोसेस का, और इसकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बच चुका है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ज़्यादातर कंपनीज जो है किसी भी इंडस्ट्री में वो डेवलपमेंट प्रोसेस को अलग करती है। इंस्टेंस के लिए अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो बोइंग जो है वो पहले तो पूरा एयरप्लेन डिज़ाइन करेगा, उसके बाद उसे बनाएगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद इश्यूज़ को फिक्स करेगा। अगर सारी चीज़ें सही जाती है तो मास प्रोड्यूस करेंगे और एयरलाइंस को भेज देंगे। हो सकता है कुछ सालों बाद वो दोबारा जाएंगे और कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे एयरप्लेन में, और वर्जन 2 और वर्जन 3 बनाएंगे और इसी तरह से बनाते जाएंगे। मगर इन वर्जन्स में से जो भी एयरप्लेन बन के निकलते हैं वो सेम होते हैं। मगर स्पेसएक्स में जो 2 रॉकेट बनाते हैं वो एक जैसे नहीं होते। स्पेसएक्स जो है वो परफेक्ट नहीं करना चाहता पहली ट्राई में, और वो फ्यूचर इसी तरह से डुप्लीकेशन नहीं करना चाहता जब तक कि वो परफेक्ट ना बन जाए। स्टारशिप के साथ स्पेसएक्स ने इस फिलॉसफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, और वो ये सोचते हैं कि वो डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद उसे बना लेते हैं जितना जल्दी हो सके और उसे लॉन्च करते हैं। अगर वो काम करता है अच्छी बात है, वो उस पर और भी अच्छा करने फोकस करते हैं, और अगर वो काम नहीं करता वो बात भी सही है उसकी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मैन पावर और टाइम नहीं लगाया था लॉन्च के टाइम पे। तो इसकी वजह से अग्रेसिव डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से स्पेसएक्स जो है वो रैपिडली फिल्टर कर पाता है क्या चीज़ काम कर रही है और क्या चीज़ काम नहीं कर पा रही है। मस्त ने ये चीज़ बताई है कि है ना, जो भी रिजल्ट्स आते हैं कभी कभार उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी पीछे होना पड़ता है, मगर उसने ये भी बताया कि स्पेसएक्स जो है वो इस तरह के लॉसेस को टॉलरेट कर सकता है जो इटरेटिव डिज़ाइन प्रोसेस है उसके लिए। एक बार स्टारशिप जब कमर्शियल रॉकेट लॉन्च करेगा और जब उसमें लोग आने लग जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो स्पेसएक्स जो है वो इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगी। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए स्पेसएक्स जो है पूरा एडवांटेज लेने वाला है इटरेटिव प्रोसेस का जब तक वो ले सकते हैं, और जो काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स बनाए इसी के बाय प्रोडक्ट अप्रोच के। तो इसी वजह से अगर हम इसमें फाइनल और मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर में जाए जो कि स्टारशिप के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, उस पहले हमारे पास एक और छोटा रीज़न है जो कि है कंपटीशन। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि स्पेसएक्स काफ़ी ज़्यादा आगे है कंपटीशन से, मगर मुझे लगता है सबसे बड़ा इसका ये कारण है कि कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नासा तो है काफ़ी दशकों से कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएस जो है वो रशिया के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर रहा। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि ब्लू ओरिजिन जोक है कमेंट को पढ़ते हुए, तो मगर जो सच्चाई ये है कि जेफ बेजोस किसी भी तरह से जोक नहीं है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है अमेज़ॉन, और इसी वजह से वो अब उस कंपनी से स्टेप डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्लू ओरिजिन पे फोकस कर सकें। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए और उनके न्यू ग्लैन के प्लान के साथ कंसिडर करते हुए मैं कंपटीशन को तो हटाऊंगा नहीं अभी के लिए, मगर इन सारे रीजंस के अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न है स्पेसएक्स जो स्टारशिप को इतनी जल्दी बना पा रहा है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टेंट टाइम क्रंच पे है। क्योंकि जो सच्चाई है एलॉन मस्क जो है टाइम से ज़्यादा आगे चल रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि उनके पास फंडिंग की कमी है या फिर कमर्शियल कस्टमर्स को लूज़ कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन को, या किसी भी तरह से बिजनेस रिलेटेड। जो कि एलॉन मस्क है वो एक्चुअली में टाइम्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, लाइफ टाइम के।
क्योंकि हम सब तो 80-90 या 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं, मगर ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। और इलॉन मस्क जो है वो 50 साल के हो चुके हैं और स्पेसएक्स को 20 साल लगे लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाने के लिए। हालांकि काफ़ी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, मगर काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है मार्स पे जाने के लिए। इसी सेम रेट पे मार्स जो है वो नहीं होने वाला उनकी लाइफ टाइम के अंदर। तो इलॉन मस्क ने रिकॉर्ड में भी इस चीज़ को कहा कि यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता देती है। Well, the thing that concerns me most right now is that unless we improve our rate of innovation dramatically, then there is no chance of a base on the moon or a city on Mars. Not, yeah. This is my biggest concern. इसी चीज़ के साथ एलॉन मस्क जेन्युइनली कंसर्न है कि स्पेसएक्स जो है उनकी लाइफ टाइम में नहीं कर पाएगा ये, और इसकी वजह से जो वो कुछ भी करने को तैयार है जो इलीगल ना हो या फिर इंसान को डेंजर में ना डाले डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ करने के लिए। अगर काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स भी बनाने पड़े 2400 घंटे 7 दिन काम करके और कुछ उनमें से फट भी जाए टेस्टिंग के दौरान, तो वो भी ठीक है। इस पॉइंट पे जो एक ही चीज़ मैटर करती है वो ये है कि रेट ऑफ इनोवेशन स्पेसएक्स में जो सेफ्टी के साथ है वो बढ़ती रहे, इसी के अलावा कुछ भी और नहीं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डार्क सोर्स है मोटिवेशन का, जो मौत का डर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ताकत बन जाती है। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है स्टारशिप के रैपिड डेवलपमेंट प्रोसेस में। दिन के आखिर में काफ़ी सारे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है जो कि स्टारशिप को बहुत ही तेज़ी से आगे लेके जा रहा है। स्पेसएक्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल चूज़ किया है, सिंपल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चूज़ करी है और साथ ही साथ अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। इसी के ऊपर वो अनलिमिटेड फंडिंग के साथ हैं और इसी के साथ साथ कंपटीशन भी उनको आगे धकेलता जा रहा है। मगर सबसे बड़ा फैक्टर है स्टारशिप की डेवलपमेंट का मार्स में तेज़ करने का, क्योंकि इलॉन मस्क जो है टाइम क्रंच में है और वो ये कहते हैं कि मार्स में पहुंचना चाहिए जिससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा देर हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है स्पेसएक्स मार्स में कब तक पहुंचेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप ये चाहते हैं कि इलॉन मस्क अपना सपना पूरा कर सके, और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।